अ नेशन इन द मेकिंग। तो हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे देश पे काफ़ी टाइम तक राज किया और हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट वीडियो में कि जो इंडियंस हैं अब उन्हें ये समझ आने लगा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बाहरी हैं और उनका जो है कोई भी हक नहीं बनता कि वो हमारे देश के रिसोर्सेज को यूज़ करें। जो हमारा देश है वो हमारे देश के लोगों का है और उसके जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करने का हक हमारे देश के लोगों को है, ना कि किसी और देश के लोगों को। तो अब ये चीज़ जो है वो लोगों को समझ आने लगी थी और इस चीज़ को लेकर बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं वो बनने लगी थी। उसमें से हमने पढ़ा था कि एक जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी और भी काफ़ी सारी ऐसी जो एसोसिएशंस हैं वो बनी, जिनका एम यही था कि लोगों को इस आइडिया के बारे में और बताना कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बाहरी लोग हैं और हमारा देश तभी उन्नति कर पाएगा, हमारे हमारा देश जो है वो तभी हमारे लोगों का देश बन पाएगा जब ये ब्रिटिशर्स यहाँ से जाएँगे। तो अ नेशन इन द मेकिंग का मतलब क्या है कि किस तरीके से हमारा देश जो है वो बन रहा था, किस तरीके से हमारा देश जो है वो आज़ादी की ओर बढ़ रहा था। इट इज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वाज़ मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। तो ये नॉर्मली कहा जाता है कि जो कांग्रेस है ना, वो अपने पहले 20 सालों में लगभग मतलब जिस तरीके से काम कर रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था, वो नॉर्मली काम कर रही थी। उसके जो ऑब्जेक्टिव थे, जो एम थे, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं थे, मॉडरेट थे। नॉर्मल थे और मेथड जो उसके तरीके थे अपने एम्स को पूरा करने के लिए, वो भी ज़्यादा रिगरस नहीं थे, नॉर्मल थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेट वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब लगभग इन 20 सालों में कांग्रेस ने किस-किस चीज़ पे काम किया? तो कांग्रेस ने क्या एम था उसका कि वो चाहती थी कि जो इंडियंस हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट उस टाइम पे कौन चला रहा था? ब्रिटिशर्स। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो ये डिमांड कर रही थी कि जो इंडियंस हैं उन्हें भी गवर्नमेंट में आने का हिस्सा दिया जाए, जो मौका है वो दिया जाए। कैसे कि जैसे आज आप देखते हो कि किस तरीके से एमएलएज़ वगैरह होते हैं, है ना? विधायक वगैरह हो गए, पीएम, सीएम ये क्या है? ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो इसमें हमें आज देखने मिलता है कि गवर्नमेंट में हमें कौन लोग दिखते हैं जो हमारे ही देश के हैं, हमारे ही जो शहर है वहाँ के, हमारे गाँव के, सिटी के लोग हैं। कोई बाहरी जो है हमें नॉर्मली नहीं देखने मिलता, राइट? तो सब अपने ही लोग हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये जो गवर्नमेंट है वो कौन चला रहे थे? ब्रिटिशर्स, है ना? कि जो लीडर्स बने फिर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स हैं। तो अब जो कांग्रेस है वो ये चाहती थी कि हमारे जो इंडियंस हैं उनकी वॉइस और ज़्यादा जो है सुनी जाए और हमारे लोगों को भी गवर्नमेंट में आने का हिस्सा दिया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन में भी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से पार्लियामेंट में वो ले रही है, डिसीजंस ले रही है, लॉज़ वगैरह बना रही है और उनको इम्प्लीमेंटेशन का काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? It wanted the legislative councils to be made more representative, given more power and introduced in provinces where none exist. तो जो कांग्रेस है वो ये चाहती थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह हैं, उनमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस इंडियंस को भी दी जाए। सेम बात है कि अब जब लेजिस्लेटिव्स में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इंडियंस की होगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बढ़ेगी। तो वो चाहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो है भाग लेने का मौका दिया जाए और ज़्यादा पावर लोगों को दी जाए और ऐसे जगहों पे जहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो इंट्रोड्यूस की जाए। ऐसे प्रोविंसेस जहाँ पे अभी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ पे भी लाई जाएँ और उसमें भी इंडियंस को जो है वो अ, लेजिस्लेटर्स बनने का मौका दिया जाए। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। अब हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि किस तरीके से इंडियंस को जो है वो छोटा समझा जाता था और लास्ट वीडियो में भी देखा था कि किस तरीके से जब वो एल्बर्ट वाला बिल आया था तो उसका एम ये था कि जो इंडियंस हैं उन्हें ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो इंडियन जजेस हैं वो भी गोरे लोगों को, ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को उनको जो है जज कर सकें, उनका ट्रायल जो है वो सुन सकें। बट इस चीज़ का जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज़ किया और गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाया कि उस बिल को निकाल दिया जाए। तो एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज़ पे एम कर रही थी कि जो इंडियंस हैं उन्हें भी गवर्नमेंट में हायर पोज़ीशंस पे बैठाया जाए, उनको भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस दी जाए, उनके साथ भी इक्वालिटी की जाए। फॉर दिस पर्पज़ इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज़ वेल, नॉट जस्ट इन लंडन। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर इंडिया में आपको जो सिविल सर्विसेज़ में आना है, तो उसके लिए आपको लंदन जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था, राइट? और उसमें भी ज़्यादातर जो हैं वो क्या रहते थे कि जो अंग्रेज़ वग़ैरह हैं वही उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का, हार्ड लेवल का वो जो है एग्ज़ाम बनाते थे।
आज भी हम कहते हैं कि जो यूपीएससी का एग्जाम रहता है सिविल सर्विसेज का, वो बहुत ही हार्ड रहता है। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उसे हार्ड बनाते थे ताकि कोई भी इंडियन जो है वो उसको क्लियर ना कर पाए, कोई भी इंडियन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ना आ पाए, और वो भी लंदन जाके उन्हें एग्जाम एग्जाम जो है वो देना पड़ता था। तो इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये एम किया, ये इस चीज़ पे डिमांड की कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और जो एग्ज़ाम सिर्फ लंदन में हो रहे हैं ना, वो लंदन में ही ना होके बल्कि इंडिया में भी होने चाहिए। और उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एग्ज़ाम्स में क्लियर हो पाएँगे, एग्ज़ाम दे पाएँगे, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होता ना लंदन जाके वहाँ से एग्ज़ाम देना। क्योंकि महँगा तो है ही, आज के टाइम पे भी कितना ज़्यादा मुश्किल है कि कोई यहाँ से अपने देश से निकल के दूसरे देश जाए। तो इसीलिए अगर इंडिया में वो एग्ज़ाम होता तो उससे क्या होता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो दे पाते। The demand for Indianization of the administration was part of a movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials, and the British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibility. अब ये जो एम था कि एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को, इंडियन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन जो है वो देनी चाहिए, इस चीज़ पे एम इसलिए की जा रही थी, एक तरीके से वो रेसिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट छेड़ रहे थे। हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बड़े ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो करते थे, वो रेसिस्ट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब इंडियंस जो हैं वो चाहते थे कि इस रेसिज्म के खिलाफ जो है वो हमें आवाज़ उठानी होगी, और वो आवाज़ उठाने का ही एक ज़रिया था, ये डिमांड करना कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस टाइम पे हमें ये देखने मिल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊँची पोज़ीशंस थी, उनमें व्हाइट लोग ही थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि इंडियंस जो हैं, उन्हें ज़्यादा बड़ी पोज़ीशन जो है वो नहीं देनी चाहिए। वो मतलब ज़्यादा समझदार नहीं है, या वो उस ऊँची पोज़ीशन के लायक नहीं है। तो वो इंडियंस को नीचा समझते थे। इसीलिए वो कोई हायर पोज़ीशन जो है वो इंडियंस को नहीं देना चाहते थे। Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. अब हो क्या रहा था, अगर ब्रिटिशर्स इस एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करेंगे तो जो भी उन्हें सैलरी मिलेगी, तो वो क्या करते थे, वो अपने जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स अपने देश में रह रहे हैं, उसमें ब्रिटेन में जो है वो भेज दिया करते थे। अब ये हुआ कि हमारे देश से वो लोग पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे को अपने दूसरे देश में भेज दे रहे हैं, जहाँ के वो निवासी हैं, जहाँ उनकी फैमिली रह रही है। तो इसीलिए अब ये लगा कि अगर हम डिमांड करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, इंडियन लोगों की रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो इससे क्या होगा कि हमारे लोग जो है वो इनकम लेंगे, हमारे लोगों को पैसा मिलेगा, और हमारे देश का जो पैसा है फिर वो किसी और देश में नहीं जाएगा, हमारे देश के लोगों का पैसा अपने देश में ही रहेगा। Other demands included the separation of judiciary from executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. तो बाकी भी बहुत सारी जो डिमांड है वो ये एसोसिएशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह जो है वो कर रही थी। उनमें से एक तो ये हो गया कि भई इंडियंस की ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में, हायर पोजीशन। तो एक एम जो है वो ये भी था कि वो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो जुडिशरी है उसे एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए। तो जुडिशरी मतलब क्या हो गया, हमारे कोर्ट वगैरह जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, जहाँ पे न्याय का काम होता है, न्याय दिया जाता है। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि जहाँ पे जो है एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव है। जो भी लॉज़ वगैरह हमारे लेजिस्लेचर में बनते हैं, जो कि जैसे जो पार्लियामेंट वगैरह है, जो भी वहाँ पे लॉज़ वगैरह बनते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, तो वो एग्जीक्यूट कर रही है। तो इस चीज़ पे जो है वो एम किया जा रहा था कि जो जुडिशरी है उसे एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, क्योंकि अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो साथ रहेंगे, अगर एक दूसरे पे ये बंधे रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि लोगों को सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाएगा, और ना ही जो एग्जीक्यूटिव हैं वो सही से काम कर पाएँगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये सभी जो जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एक-दूसरे के। तो उस टाइम पे ये देखने मिल रहा था कि जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट नहीं। तो इनकी इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो डिमांड की जा रही थी, और आर्म्स एक्ट वगैरह रिपील करवाए गए थे। रिपील करना मतलब कि एक चीज़ को उससे विथड्रॉ करवा लेना, कि अगर किसी ने कोई चीज़ लागू कर दी है तो उसे हटाने को हम क्या कहेंगे, रिपील कर दिया, हटवा दिया, ठीक है? तो आर्म्स एक्ट जो है वो रिपील करवाए इन लोगों ने। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ये भी इनके कुछ जो है वो डिमांड में से एक थे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रीडम होना चाहिए अपनी स्पीच रखने का, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। तो शुरुआत में जो कांग्रेस थी उसने क्या किया था, उसने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज पे भी आवाज उठाई थी, सिर्फ सोशल इश्यूज पे ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक इश्यूज भी। इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइन। तो उसने क्या बोला, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने लोगों को बताया कि जो ब्रिटिश रूल है ना, उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है, बहुत सारे लोग जो हैं वो और ज़्यादा गरीब हो गए हैं, फेमाइन आ गए हैं,
भुखमरी जो है वो लोगों को ज़्यादा झेलनी पड़ रही है ब्रिटिश रूल में। Increase in the land revenue had impoverished peasants and zamindars, and exports of grain to Europe had created food shortages. अब क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स हैं उन तो बस अपने रेवेन्यू जनरेट करने के जो है वो पड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड रेवेन्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए। हमने पेजेंट्स और जो ट्राइब्स वगैरह वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से ज़्यादा टैक्स जो है वो पेजेंट्स से वसूल किया जाता था, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हाई टैक्सेस को पे नहीं कर पाते थे, राइट? तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की हालत जो है वो खराब हो गई, बहुत सारे लोगों को अपनी ज़मीनें जो हैं वो बेचनी पड़ गई, और बहुत सारा जो ग्रेन है ना, बहुत सारा जो अनाज है, जो हमारे देश के लोग उगा रहे थे, वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था यूरोप में। अब सारा अनाज अगर यूरोप में चला जाएगा, तो हमारे यहाँ के लोग क्या खाएँगे? तो इसकी वजह से क्या हो गया, इंडिया में जो शॉर्टेज ऑफ फूड है, वो आ गया, खाने की कमी पड़ गई। द कांग्रेस डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन। तो इसी सिचुएशन को बेटर करने के लिए कांग्रेस ने क्या डिमांड की कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो कम कर दिए जाने चाहिए, और मिलिट्री का जो एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंडिचर आप सेना पे खर्च कर रहे हो, वो कम कर दो, और साथ ही साथ इरिगेशन वगैरह के लिए भी ज़्यादा पैसा दो, ताकि खेती जो है वो और अच्छे से हो पाए। इट पास्ड मेनी रेज़ोल्यूशंस ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड एंड द सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स कॉज्ड बाय एन इंटरफेरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बहुत सारे रेज़ोल्यूशन जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने निकाले, किसके लिए, सॉल्ट टैक्स वगैरह के लिए, कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कमोडिटी है, एक तरीके से हम डे टू डे उसको यूज़ करते हैं, है ना? तो इस चीज़ पे उन्होंने टैक्स लगा दिया था कि कोई उसे अपने आप से बना नहीं सकता, ये सब में उन्होंने टैक्स लगा दिया था। तो इस चीज़ को लेकर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारे रेज़ोल्यूशंस लिए कि भई इस चीज़ को चेंज करवाना है। इंडियन लेबरर्स अब्रॉड मतलब क्या होता है कि देखो, जब ब्रिटिशर्स वगैरह आए थे ना, तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इंडिया पे ही राज कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे दूसरे देश भी थे जहाँ पे वो राज कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने उनकी टेरिटरीज़ कब्ज़े में ले ली थी। तो जैसे वो यहाँ के लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, ऐसे वो दूसरे देशों में भी कर रहे थे। वहाँ पे प्लांटेशंस वगैरह उन लोगों ने लगाई थी। तो उसमें क्या कर रहे थे वो लोग, इंडिया से लोगों को ले जाके दूसरे देशों में ले जा रहे थे, जहाँ पे उन्होंने प्लांटेशंस वगैरह करवाई हुई हैं, लगवाई हुई हैं, और उन प्लांटेशंस में हमारे देश के लोग जो हैं एज़ वर्कर काम करते थे। तो वहाँ पे उनकी जो सिचुएशन रहती थी ना, बहुत ही ज़्यादा खराब रहती थी। उनकी जो उनको खाने-पीने के लिए सही से नहीं दिया जाता था, उनको छुट्टी नहीं दी जाती थी, कोई अपने घर वापस नहीं आ पाता था। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन उनकी खराब थी। तो हमारे देश के लोग जो बाहर लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन को बेटर करने के लिए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एम किया कि इनकी सिचुएशन भी बेटर करवानी है। इसी तरीके से फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारे कानून लगा दिए गए थे, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि जो फॉरेस्ट है उसमें कोई भी है जो है घुसेगा नहीं, वहाँ से पेड़ वगैरह नहीं काटेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, और हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनकी पूरी लाइफ जो है वो जंगलों पे ही डिपेंड करती है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो ये सब चीज़ों को बेटर करवाने में एम किया किसने, कांग्रेस। All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, zamindars और industrialists। अब इस सब से हमें क्या पता चलता है कि देखो, जो कांग्रेस है वो हर एक के लिए आवाज़ उठा रही थी। वो उसने आवाज़ उठाई कि किस तरीके से जो गरीबी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ब्रिटिशर्स की वजह से। हमारे देश के लोग जो हैं उनकी सिचुएशन खराब है, हमारे देश में भी है और दूसरे देशों में भी जो है वो एज़ लेबरर जा रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि भले ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको लीड कौन कर रहा था, बहुत सारे एजुकेशनल जो हैं, एजुकेटेड जो लोग हैं, प्रोफेशनल जो हैं, वो उसको लीड कर रहे थे। बट ऐसा नहीं था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे, बट वो दूसरे जो तबके हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में भी वो सोच रहे थे। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब ये जो लीडर्स थे वो ये चाहते थे कि जो आम जनता है ना, उसे ये पता चले कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे देश के रिसोर्सेज़ को एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। They published newspapers, wrote articles, and showed how British rule was leading to economic ruin of the country. तो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किए, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए, है ना? उन्होंने क्या किया कि इन आर्टिकल्स, इन मैगज़ीन्स वगैरह के थ्रू लोगों को ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो ब्रिटिश रूल है, उसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी जो है, वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। क्योंकि क्या हो रहा था, हमारे देश में जो भी बन रहा था, वो सब तो एक्सपोर्ट हो जा रहा था। हमारे यहाँ कॉटन के कपड़े वगैरह बन रहे थे, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। वैसे तो एक टाइम ये आया था कि फिर वो जो एक्सपोर्ट है, वो कम हो गया था, बट रॉ मटेरियल जो है, वो अब भी हमारे देश से एक्सपोर्ट होता था, है ना? हमारे देश में जो है, अगर कोई खाना वगैरह जैसे उग रहा है, तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश में, यूरोप वगैरह में जो एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा था, तो हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से खराब हो रही थी।
कॉम्पिटिशन हमारे देश के जो बिज़नेसमैन हैं उन्हें फेस करना पड़ रहा था यूरोपियंस से। तो लोगों की जो सिचुएशन है वो खराब ही होती जा रही थी, बेटर हमें नहीं दिख रही थी। जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट जो ब्रिटिशर्स कर भी रहे थे ना, अगर हम बोलें कि जैसे इंडियन रेलवेज़ वगैरह की डेवलपमेंट उन्होंने की, तो वो भी सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए की ताकि जो जो उनका एक्सपोर्टिंग वगैरह है वो आसानी से हो पाए। तो वो भी हमारे बारे में नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ़ अपने ही बारे में सोच रहे थे। They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. अब उन लोगों ने क्या किया, जो ये नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स वगैरह हैं, इन लोगों ने जो पब्लिक में स्पीचेस वगैरह दिए, लोगों को इकट्ठा कर करके उन्हें भाषण दिए और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि ये जो ब्रिटिश रूल है वो किस तरीके से हम पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से ज़ुल्म ढा रहा है। जो ब्रिटिशर्स हैं वो बिल्कुल भी हमारे बारे में नहीं सोच रहे, वो सिर्फ़ हमारे देश को खराब कर रहे हैं। तो अलग-अलग देश के हिस्सों में उन्होंने क्या किया, अपने-अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं लोगों को समझा सकें कि ये ब्रिटिश रूल खराब है और इसके खिलाफ हमें जो है आवाज़ उठानी होगी। They felt that British had respect for the ideals of freedom and justice and so they would accept the just demands of Indians. अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स वगैरह थे ना, उन्हें ये लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना, वो फ्रीडम का जो आइडियल है, मतलब कि जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट है, जो जस्टिस है, उसके बारे में बड़ा ही उसका सम्मान करते हैं कि हाँ, फ्रीडम होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को लग रहा था कि अगर हम इस तरीके की डिमांड रखेंगे कि हाँ, फ्रीडम होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, तो वो लोग मान लेंगे। अब उन्हें क्या पता था कि वो जो फ्रीडम और जस्टिस की बात करते हैं, वो सिर्फ़ अपने लिए करते हैं। इंडियंस के लिए तो उनके लिए कोई फ्रीडम नहीं, कोई जस्टिस नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच। तो ये जो लीडर्स थे, ये सोच रहे थे कि भाई ब्रिटिशर्स तो बड़े सही हैं, अगर हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारी डिमांड मान ही लेंगे। What was necessary therefore was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. अब ये कह रहे थे कि हमें ये तो पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्रीडम और जस्टिस को जो है रिस्पेक्ट करते हैं और इसीलिए हमारी डिमांड मान लेंगे। बट अब ज़रूरी ये है कि कैसे इन डिमांड्स को एक्सप्रेस किया जाए। किस तरीके से अच्छे से ब्रिटिशर्स को ये बताया जाए कि हम क्या सोचते हैं, इंडियंस की फीलिंग क्या है। तो अब ये लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसे बताया जाए कि हम ये चाहते हैं कि हमें फ्रीडम दिया जाए, हमारे साथ जस्टिस हो। In pursuit of gold, this is what a moderate leader, Dinshaw Wacha, wrote to Naroji in 1887. तो 1887 में जो दिनशॉ वचा हैं, ये भी एक लीडर थे जिन्होंने नरोजी को कुछ लिखा है। क्या लिखा है? फिरोज शाह इज नाउ डेज टू बिजी विद हिज पर्सनल वर्क। तो वो बोलते हैं जो फिरोज शाह है ना, वो आजकल अपने खुद के काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। दे आर ऑलरेडी रिच इनफ। वो कहते हैं कि जो फिरोज शाह वगैरह है ना, ये तो पहले ही बहुत अमीर है। मिस्टर तेलांग टू रिमेन्स बिजी। मिस्टर तेलांग जो है वो भी बड़े बिजी रहते हैं। आई वंडर हाउ इफ ऑल रिमेन बिजी इन द परस्यूट ऑफ गोल्ड कैन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री बी एडवांस। तो वो कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर सब लोग ये पैसे के गोल्ड का मतलब एक तरीके से पैसा जो है, धन दौलत जो है, अगर धन दौलत की चाह में अगर लोग इस तरीके से बिजी रहेंगे, तो हम इस कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसे कैसे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं और हम एज़ अ कंट्री तभी डेवलप कर पाएँगे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से हटेंगे, है ना? और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो जितने भी ये लीडर्स वगैरह हैं, फिरोज़ शाह हो गए, मिस्टर तिलांग हो गए, ये सब अपने कामों में बिज़ी थे। ये अभी देश के बारे में नहीं सोच रहे थे कि भई देश को आज़ाद भी करवाना है। तो फिर जो दिनशॉ बच्चा हैं, वो कहते हैं कि अगर सब लोग इस तरीके से अपने-अपने कामों में बिज़ी रहेंगे, तो फिर इस देश के बारे में कौन सोचेगा? इस देश की डेवलपमेंट जो है वो कैसे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो लीडर्स वगैरह थे ना, वो सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि सबके बारे में सोच रहे थे। इंडिया के जो निचले से निचला तबका है, उसके बारे में भी सोच रहे थे, तभी जाके जो है हमारा देश जो है वो आज़ाद हो पाया। अगर ये लोग सिर्फ़ अपने बारे में सोचते ना, तो आज भी हो सकता था कि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम ही बने रहते। तो इसीलिए वी शुड बी थैंकफुल ऑफ दीज़ पीपल, ऑफ दीज़ लीडर्स दैट दे टूक दिस स्टेप, दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर आवर इंडिपेंडेंस।